नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का। सेकेंड चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके, गॉस लॉ। ठीक, सेकेंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम। ठीक, गॉस का नियम क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गॉस का नियम शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक, वैद्युत फ्लक्स हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक, तो उससे रिलेटेड हम लोग यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई पृष्ठ होता है। ठीक, तो मान लेंगे कोई एक पृष्ठ है, ठीक, जो कि क्या है वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो मान लिया कोई एक पृष्ठ है जिसे हम लोगों ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र में जब इस वैद्युत क्या करेंगे, किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख देंगे। ठीक, तो हमने मान लिया कि कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी कि कोई एक पृष्ठ होता है जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, यानी जो इससे गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो इसी से रिलेटेड आप वैद्युत फ्लक्स थोड़ा कुछ नए तरीके से सीखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक आवेश ले लेंगे। ठीक, अब आवेश लेंगे, प्लस आवेश से उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो ये इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं कुछ निकलेंगी। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब क्या करेंगे, इस पे एक पृष्ठ हम ले लेते हैं। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, एक पृष्ठ ले लिया। तो वैद्युत फ्लक्स में देखो क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब कोई आवेश है उसके पास हम लोग पृष्ठ लेते हैं। पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखा देखो क्या होती है, गुजर रही है। ठीक, उससे ज्यादा दूर लेंगे तो इससे ज्यादा दूर लेने पर भी क्या होता है, कुछ बल रेखाएं क्या होती है, गुजरती है। ठीक, तो इससे एक बात पता चलती है कि जो जितना पास होगा, यानी जो आवेश होगा वो पृष्ठ से क्या होगा, जितना पास होगा उतनी ही बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना दूर होगा उतनी बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक, यानी पास आने पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी और दूर जाने पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा पृष्ठ, ठीक, मान लेंगे कि एक काल्पनिक पृष्ठ है जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक, यानी इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसी में आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो अपने लिख दिया। ठीक, तो परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बात हमने अभी बताई थी कि किसी पृष्ठ से, यानी मान लिया कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या देखो गुजर रही है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, ये हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। यानी अब इंटर में है तो इंटर में कुछ नया पढ़ना चाहिए। तो 5 कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर। ये किसी का डाट गुणा करने को मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल। ठीक, अगर डाट लगा तो अदिश गुणनफल, यहाँ क्रॉस का चिन्ह होता है यानी मल्टीप्लाई का साइन, ये साइन होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। ओके, तो वेक्टर 5 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ठीक, ये बात ठीक। ओके, देखते हैं ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वेक्टर लगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, सदिश तीव्रता हो जाएगी। और ये क्षेत्र डीए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल और वेक्टर लगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सदिश और जो क्षेत्रफल है उसका सदिश, दोनों के क्या करेंगे, अदिश। डाट मतलब क्या हो जाएगा, अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा यानी सूत्र से परिभाषा किस प्रकार निकालेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी पृष्ठ के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, ठीक, तथा वैद्युत क्षेत्र जो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र के सदिश का अदिश गुणन, ये डाट का मतलब क्या हो रहा है, अदिश गुणन के अदिश गुणन को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, समझ में आया कि क्या लिखेंगे कि किसी पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रही है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सदिश तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश तथा क्षेत्रफल, ये डीए क्या सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ठीक, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल का सदिश के अदिश गुणन को, यानी डाल लगाए तो क्या लिखेंगे, अदिश गुणन के, तो अदिश गुणन का जो अदिश गुणन होगा वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए नोट करके एक बार लिखेंगे। एक बात हमने बताई कि जो पृष्ठ जो होगा जितना पास होगा उसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना दूर होगा वहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो वही बात लिखी हुई है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स को
यानी जो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स से जो पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है, निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक कहते हैं। और जो क्या हो रहा है, निवेश कर रहा है, यानी निवेश हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो अंदर आ रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई कि किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा, और जो क्या हो रहा है, निवेशी हो रहा है, यानी अंदर की ओर आ रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, बाहर जाने वाले को धनात्मक और अंदर आने वाले को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव कैसी होगी, पृष्ठ के लंबवत, यानी जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के कैसी होगी, लंबवत होगी। यानी जो ये हमारा पृष्ठ है तो पृष्ठ की हमेशा कैसी होगी, लंबवत होगी। यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत एवं बाहर की ओर निर्धारित की जाती है, यानी लंबवत होगी और पृष्ठ से बाहर की ओर निर्धारित होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि किसी पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक होगा और जो निवेशी फ्लक्स है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होगी, सदैव पृष्ठ से लंबवत, यानी सदैव पृष्ठ के लंबवत होगी, और जो इसकी दिशा होगी, ठीक, यानी हम बाहर की ओर क्या होगी, निर्धारित होगी, यानी जो निर्धारित किया जाएगा किसी और बाहर की ओर निर्धारित किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने बताया कि जो गॉस का नियम है, ठीक, तो गॉस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो सिग्मा क्यू, फाई जो होता है, फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स, क्यू जो होता है क्या होता है, आवेश, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ओके, तो बस इन तीन चीजें दे रखी हैं। तो जो मान लेंगे कि गॉस के नियम क्या होता है, मान ले कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, कैसा, बंद पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, बंद। ठीक, यानी चारों तरफ से क्या होना है, बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ पर ओपन पृष्ठ नहीं लगेगा। ठीक, कोई भी किसी प्रकार का ओपन प्रश्न मान लो ये काम नहीं करेगा, ये भी गलत है। कौन सा सही है, ये सही है। यानी केवल कौन से पृष्ठ पर काम करेगी, गॉस के प्रमेय में, बंद पृष्ठ पे। ठीक, यानी कोई अगर पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो वहां पर ही केवल क्या करेगी, गॉस का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। ठीक, तो गॉस के नियम में परिभाषा देखते हैं, फार्मूला फाई और कितना, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन। फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमें पता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो इस नियम के साथ किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा किसी न किसी पृष्ठ से क्या होगा, गुजरेगा, क्योंकि जो बल रेखाएं होती है किसी न किसी पृष्ठ से क्या होती है, गुजरती है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ से परिवर्तक कुल आवेश का, सिग्मा क्यू का मतलब क्या होगा, कुल आवेश। कुल आवेश का वन, अब ये कुल आवेश था, इसको हम लोग कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इसको अगर हम सही से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक, अगर इसको हम सही से लिखे तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, क्यू कुल इंटू 1/ε0। ठीक, परिभाषा बनाने के लिए सूत्र हमारा ये होता है, लेकिन परिभाषा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, फाई क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, आज बात समझ में कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, और किसी पृष्ठ से गुजरेगा तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, ये बात समझ। अब ये तो परिभाषा आम बात हो गई, सबको पता होती है। ठीक, नार्मल तरीके से सब लोग इसे, अब इसी को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखते हैं कि इस नियम के साथ किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है, निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस पृष्ठ के जो कुल आवेश तथा वैद्युत, जो ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई संख्या क्या हो, बटे में हो, और बटे में होती है तो इसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्यू कुल अनुपात ε0। ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू कुल अपान में ε0 था, अपान में को मतलब क्या हो जाएगा, अनुपात में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का क्या होता है, ε0, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यानी अनुपात के क्या है, बराबर होता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पहली परिभाषा हमारी थी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या फिर इसकी दूसरी परिभाषा होगी किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश
तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, आई बात समझ में? ठीक, अब देखते हैं अब इसके क्या है, ये तो परिभाषा हो गई। अब ये सूत्र जो आया है वो कहां से आया है। ठीक, अब इस सूत्र के बारे में देखते हैं कि जो ये सूत्र निकल के आया। ओके, अब देखते हैं ये सूत्र जो है, ये सूत्र कहां से आया, इसका निगमन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्या कर लेंगे, काल्पनिक प्रश्न ले लेंगे। ठीक, जिसमें क्या कर लेंगे, जिसका कोई भी पॉइंट मान लेंगे, एक इसका पॉइंट क्या है, केंद्र मान लेंगे कि ये क्या है, वो है, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश रख देंगे। ठीक, अब जो चित्र बनाया है, जिसके बारे में बता रहे हैं, केवल परिभाषा में हम लोग क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन करने में केवल डेरिवेशन कर देंगे तो नंबर कम मिलेंगे। ठीक, इसको बाकायदा बिल्कुल डिफाइन करेंगे, ये चित्र कैसे कैसे बनाया है, तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि चित्र कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक प्रश्न, क्योंकि हमने बताया था कि जो प्रश्न होगा इसमें कैसा होगा, काल्पनिक होगा और कैसा होगा, बंद। तो एक काल्पनिक प्रश्न और देखो बंद प्रश्न है। ठीक, तो इसके केंद्र पर, इसका केंद्र मान क्या है, ओ है, और इस पर प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश रख दिया। अब इसे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, जहां पर हमें क्या करना है, गॉस के नियम की उत्पत्ति करनी है। ठीक, तो बिंदु पी, इससे कुछ दूरी पर क्या करेंगे, बिंदु पी मान लेंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, यानी ये बिंदु पी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका वेक्टर जो सदिश होगा, ठीक, पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल है, तथा इसका सूक्ष्म का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी ए, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, तथा इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वेक्टर डी ए हो जाएगा। ठीक, अब इतनी बात हमने क्या किया, बताया। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल बताया था, जो चीज अभी बताई थी। ठीक, आप क्या करेंगे, अब देखिए जो चीज हमने बताई थी, ठीक, उसी चीज को हमने क्या कर लिया, लिख दिया। तो लिखा, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है। ठीक, वही चीज हमने अभी समझाई थी कि मान ली कोई पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, जिस पर जिसका केंद्र क्या होगा, इस पर प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश रखा है, इस आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, वेक्टर डीए, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वेक्टर ई हो जाएगी। अब बिंदु ओ पर उपस्थित प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण, यानी बिंदु ओ पर जो प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश उपस्थित है, उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, ई बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक, ये सूत्र होता है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब जो दिशा हो जाएगी, किसी हो जाएगी, ओपी की ओर है, तो लिख देंगे, ठीक, ओपी की। अब देखो, अब ये बात तो हो गई कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना। अब इस बिंदु पर जो हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी इस सूक्ष्म बिंदु पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल ठीक, अब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर किसके होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के। ठीक, ओके, वेक्टर ई डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर डीए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, देखो वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर वी का गुणा करते हैं, तो कितना वेक्टर हटाएंगे तो कितना आ जाता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ अगर क्रॉस लगा होता तो क्या आ जाता था, साइन थीटा आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डॉट है, तो इसलिए कहा क्या आ जाएगा, ई डी ए। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर कितना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, तथा डी फाई बराबर कितना, वेक्टर अभी डॉट वेक्टर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ई डीए कॉस थीटा। ये किसके लिए था, सूक्ष्म। अब देखो ई की वैल्यू हमने लोगों ने कितनी निकाली थी, 1/4πε0 Q/r², तो रख देंगे, तो डी फाई बराबर किसके हो जाएगा, 1/4πε0 डीए, सॉरी 1/4πε0 Q/r² डीए कॉस थीटा। ठीक, अब ये क्या है, r² इसके बटे में आ जाएगा, q इसके साथ लिख देंगे, तो डी फाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, Q/4πε0 डीए cos θ/r²। ठीक, अब आगे देखते हैं डीए cos θ/r² जो होता है किसका मान होता है। ठीक, तो देखिए डी ओमेगा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, डीए
cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक। तो डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर के स्थान पे कितना रख देंगे, डी ओमेगा, तो यहाँ पे रख देंगे डी ओमेगा, तो डी फाई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू डी ओमेगा। ये किसके लिए था, सूक्ष्म के लिए था। अब निकालेंगे हम लोग किसके लिए, संपूर्ण के लिए, तो सूक्ष्म के लिए आ गए। अब संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ओके। देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन डी फाई बराबर किसके हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, केवल किसका होगा, ठीक। कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं होता है। तो ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसका एक क्या निश्चित मान होता है, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई, और यहाँ कितना है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर इनटू डब्ल्यू, ठीक। देखो एक बात देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है, जैसे किसी संख्या x है, x डे, इसका इंटीग्रेशन कल हमने बताया था कि कैसे होगा, x पावर 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x यानी पावर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बटे में उसी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बटे में कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बटे 2। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, तो ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई, तो ओमेगा के स्थान कितना रख देंगे 4 पाई, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा कितना बचा, फाई बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई, ओके।